बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमी चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, करंट अफेयर्स पिछले 3-4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो सकी, तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह 16, 17, 18 और 19 जून के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं आपके कंपेटिटिव, उसमें पीपीएससी है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स हैं, एफआईए के अंदर अगर आप अपीयर होने जा रहे हैं, तो ये करंट अफेयर्स की सीरीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ना सिर्फ टेस्ट के अंदर बल्कि इसके साथ साथ आपको इंटरव्यू में भी ये बहुत एडवांटेज देगी। अगर हम न्यू ट्रेंड देखें तमाम कंपेटिटिव एग्जाम्स का और स्पेशली इंटरव्यूज का, तो उसके अंदर जो करंट अफेयर्स को लेकर डिस्कशन है वो ज़्यादा होती है। तो अगर आपके पास करंट अफेयर्स का नॉलेज मौजूद है तो आप इंटरव्यू के अंदर भी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं दूसरे कैंडिडेट्स की निस्बत। और इंशाल्लाह अगर आप हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज को रेगुलरली ऑब्जर्व करेंगे, रेगुलरली फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपकी विद टाइम बेहतर होती चली जाएंगी। अगर आप साथ साथ अपने छोटे छोटे नोट्स प्रिपेयर कर ले तो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। तो आज की वीडियो इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसमें पिछले 4 से 5 दिन के करंट अफेयर डिस्कस करने हैं। जितने दिन भी मैं मसरूफियत की वजह से वीडियो शेयर नहीं कर सका, वो तमाम इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, ये तकरीबन 25 के करीब क्वेश्चन होंगे जो कि मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, नेम द वुमेन जज हु इज बीइंग एलिवेटेड टू एपेक्स कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 सीटें जजेस की काफी अरसे से खाली थी। इस हवाले से सुप्रीम जुडिशल जो काउंसिल है उसका इजलास बुलाने के लिए चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान उमर अता बंदयाल है उनके ऊपर प्रेशर भी था। साथ ही जजेस भी कह रहे थे कि आप इसका इजलास बुलाएं और 2 जजेस की जो सीट्स है उनको फिल करें। इस हवाले से एतराज़ात उठाए जा रहे थे बार एसोसिएशन की तरफ से कि केपी के जो जजेस हैं उनकी नुमाइंदगी सुप्रीम कोर्ट में कोई इतनी खास नहीं है सिवाय जस्टिस याहिया अफरीदी के। चुनांचे अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट की जस्टिस मुसर्रत हिलाली, उनकी मंजूरी दे दी है। अब ये सुप्रीम कोर्ट की जज बन जाएंगी इंशाल्लाह। और ये सुप्रीम कोर्ट में सेकंड फीमेल जज होंगी। इससे पहले जस्टिस आयशा मलिक सर्व कर रही हैं, उन्हें भी उमर अता बंदयाल के टिनोर के दौरान ही एलिवेट किया गया था टू सुप्रीम कोर्ट जज। अब ये जस्टिस मुसर्रत हिलाली दूसरी जज बन जाएंगी। इससे पहले जस्टिस कैसर अहमद शेख जब रिटायर हुए थे एज अ चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, उसके बाद ये पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुंतखब हुई थी। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ आज़रबाईजान। आज़रबाईजान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, इंपॉर्टेंट कंट्री है। पिछले दिनों पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी यहाँ विजिट किया है और उनके वहाँ पे आज़रबाईजान के सदर के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, मुलाकात हुई है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है इल्हाम अलीव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस नाम को याद करना क्योंकि ये बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और इश्यूज के साथ भी जुड़ा हुआ है, लिहाजा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड। हु इज द न्यू चेयरमैन नादरा। यहाँ पे एन स्किप है। नादरा के नए चेयरमैन कौन है? जैसा कि आप जानते हैं कि तारिक मलिक जो कि नादरा के एक्स चेयरमैन थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। उसके बाद नए चेयरमैन नादरा जो अपॉइंट किए गए हैं वो असद रहमान है फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सेकंड मुस्लिम फीमेल हु बिकेम फेडरल जज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए की एक खातून जज फेडरल जज मुंतखब हुई हैं जो कि मुसलमान हैं और ये ऐसी दूसरी मुस्लिम खातून हैं जिन्हें फेडरल जज बनाया गया है। उनका नाम क्या है? तो जो अब इस वक्त मुंतखब हुई उनका नाम नुसरत चौधरी है। नुसरत चौधरी का ताल्लुक बांग्लादेश से है। इससे पहले जायदा कुरैशी थी और जायदा कुरैशी जो हैं इनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। ये भी यूएसए के अंदर फेडरल जज मुंतखब हुई थी। रिसेंटली पीएम विजिटेड विच सेंट्रल एशियन कंट्री। तो पीएम ने रिसेंटली जो विजिट किया है वो आज़रबाईजान में किया है। यहाँ दो तरफा जो बामी दिलचस्पी के उमूर डिस्कस हुए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस या गैस क्राइसिस है और पाकिस्तान अब चाहता है कि आज़रबाईजान से गैस इंपोर्ट करे और इस सिलसिले में आज़रबाईजान के साथ पाकिस्तान के मामलात अब तय पा गए हैं। इससे पहले पाकिस्तान ने तुर्कमानिस्तान के साथ भी कामयाब मुज़ाकरात किए हैं। तापी जो प्रोजेक्ट था जिसे तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान इंडिया पाइपलाइन कहते हैं, उसके ऊपर भी प्रीवियस डेज में मुज़ाकरात हुए हैं शहबाज शरीफ साहब के। और यहाँ भी एलएनजी के लिए बातचीत हुई है आज़रबाईजान से। इससे पहले पाकिस्तान रशिया से भी जो ऑयल है वो इंपोर्ट कर चुका है। तो यूं हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान अब ऑयल के लिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज और रशिया के ऊपर इन्हिसार करने जा रहा है, जो कि एक पाकिस्तान की पॉलिसी या खारजा पॉलिसी के अंदर एक चेंज है। इससे पहले पाकिस्तान इस तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था, हालांकि यहाँ पाकिस्तान के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान एक जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है, उसी जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से पाकिस्तान ने अपनी ज्यादातर तवज्जो इन ममालिक की तरफ पहले नहीं दी थी। नेम द डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन आर्मीनिया एंड आज़रबाईजान। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, बिल्कुल वैसे ही
जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मौजूद है। और रिसेंटली जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने पेपर कंडक्ट किया है, तो उन्होंने एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि बताएं कि आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान डिस्प्यूटेड टेरिटरी और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डिस्प्यूटेड टेरिटरी में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। और ये एक अच्छा हॉट इशू है करंट अफेयर्स के हवाले से। तो ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इसे नगोर्नो काराबाख कहते हैं। इसके ऊपर जंगें हो चुकी हैं और आर्मेनिया की जो प्राइम मिनिस्टर है निकोल पेशिनियान, वो अब बैकफुट के ऊपर चले गए हैं, क्योंकि अजरबैजान ने कब्जा दोबारा से कर लिया था नगोर्नो काराबाख के ऊपर। ये जो पिछले दिनों के अंदर हमें वहां पे जंगें देखने में नजर आई थी, तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो साल 2020 में भी देखने में आया था। तो ये एक इन दोनों के दरमियान जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जिसको लेकर दोनों ममालिक एक दूसरे से हालत जंग में रहते हैं। हाउ मेनी पीपल इन पाकिस्तान आर फेसिंग एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी। यूनाइटेड नेशंस की ताज़ा तरीन रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2022 में जो पाकिस्तान के अंदर मॉनसून की वजह से फ्लड्स आए थे, वो तारीख का बदतरीन सैलाब था। उस सैलाब की वजह से इस वक्त तक पाकिस्तान के 43 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मुतासर हो रहे हैं। इन तमाम के अंदर केपीके के कुछ अजला हैं, कुछ बलूचिस्तान के हैं और कुछ सिंध के अजला हैं। और इन 43 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बड़ी तेजी से जो फूड शॉर्टेज है वो बढ़ता चला जा रहा है और एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी फील की जा रही है, इनसिक्योरिटी फील की जा रही है। 10.5 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त शदीद कमी का शिकार हैं खुराक की। और यूएन इस जाने पहले भी तवज्जो उठा चुका है, जिसको डिनाई किया था पीडीएम की गवर्नमेंट असेंबली के फ्लोर पे भी। वजीर खुराक ने भी कहा था कि ये यूएन की रिपोर्ट जो है वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान के जो इलाके हैं, अभी रिसेंटली सवात के अंदर जो बिलावल ने तकरीर की है, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि पीएम को हम ये याद दिलवाना चाहते हैं कि आपने जो फ्लड इफेक्टिव के से रिलेटेड अपने वादे किए थे वो पूरे करें, ताकि हम उन लोगों की इमदाद कर सके। इट मीन्स के कुछ ना कुछ तो वहां पे है, जो यूएन भी कह रहा है और दूसरे इदारे भी कह रहे हैं, और वो जो लोग हैं वो बड़ी तेजी से इसको सफर कर रहे हैं। Who has been elected as कराची मेयर। आप जानते ही हैं कराची में जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला था। जमात इस्लामी की तरफ से हाफिज नईम थे और कराची की तरफ से रिनाउंड एक पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखने वाले मुर्तजा वहाब थे, जो कि पहले एडमिनिस्ट्रेटर कराची रह चुके हैं। तो वो मुंतखब हो गए हैं या करवा लिए गए हैं, व्हाटसोएवर। बहरहाल मुर्तजा वहाब जो है वो इस वक्त कराची के मेयर इलेक्ट हो चुके हैं। नेम द पेशेंट हैविंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट किडनी स्टोन। श्रीलंका में ये एक वाकया पेश है कि जहाँ पे एक साबिक फौजी हैं, उनकी सर्जरी की गई है और उनकी किडनी में से दुनिया का अब तक का निकाला जाने वाला सबसे बड़ा जो स्टोन है वो सामने आया है। और ये जो पेशेंट है इनका नाम है केनिस्टस कॉन्ग, और 13.37 सेंटीमीटर का स्टोन था इनकी किडनी में। ये 801 ग्राम का था। 801 ग्राम तकरीबन आप कह सकते हैं कि पौना किलो बन जाता है ये। ठीक है, 800 ग्राम अच्छी खासी वजन होता है। तो इतने वजन का किडनी स्टोन इनके किडनी से रिमूव किया गया है। विच कंट्री विल बाय इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो अब्राहम अकॉर्ड करवाया था, जिसके बाद यूएई के साथ और मोराको के साथ और बहुत सारे ममालिक के साथ इसराइल के ताल्लुकात बढ़ गए थे। और जितने भी खलीजी ममालिक हैं वो अब बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि वो इसराइल के साथ अब ट्रेड भी बहाल कर रहे हैं और उनसे जो आर्म्स हैं वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं, असलहा इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस हवाले से इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है या उसका जो असलहा है दुनिया भर उसकी खरीदार है। तो इस सिलसिले में अभी बहुत बड़ी पेशरफ देखने में आई है, जिसमें जर्मनी की जो यूरोप का सबसे बड़ा इकोनॉमी का मुल्क है जर्मनी, वो अब बाय करने जा रहा है इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम। उनके लॉ मेकर ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो अब इसराइल जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है वो जर्मनी को देगा। इससे पहले भी इनका डिफेंस सिस्टम यूक्रेन में भी यूज हो रहा है और बाकी जगहों के ऊपर भी यूज हो रहा है। यूएस मिलिट्री विल बिल्ड इट्स न्यू बेसेस इन विच कंट्री। आप जानते ही हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया भर में अपने जो मफादात हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और दुनिया भर में अपना सिक्का जमाने के लिए मिलिट्री बेसेस, नेवल बेसेस और एयर बेसेस कायम करता रहता है। पाकिस्तान में भी बनाए गए थे एक जमाने में मुशर्रफ दौर के अंदर, जब अफगान जंग चल रही थी। इसके साथ साथ दुनिया भर के जो समंदर है वहां पर भी यूएसए की मिलिट्री प्रेजेंस होती है। तो रिसेंटली यूएसए की बड़ी कोशिश थी कि किसी तरीके से उसे इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर रिसाई मिल जाए, और ये बहुत हॉट टॉपिक है और करंट अफेयर्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन के सीएसएस और पीएमएस के अंदर भी डिस्कस होता है। इस सिलसिले में अमेरिका चाहता है कि चाइना के असर और रसूख को साउथ चाइना सी में किसी तरीके से कम किया जाए, और इसी को काउंटर करने के लिए रिसेंटली यूएसए ने जापान के साथ मिलके, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, न्यूजीलैंड आ जाता है, इंडिया, इन ममालिक से मिलकर मुख्तलिफ इत्तेहाद भी किए हैं। उन इत्तेहाद के अंदर एक क्वाड है, क्वाड के साथ साथ ऑकस है, और अब नेटो भी अपना एक ऑफिस बनाने जा रहा है जापान के अंदर। ये सारा चक्कर इसलिए चल रहा है ताकि चाइना के ऊपर अपना असर रसूख बढ़ाया जा सके। ये काम करने के लिए अब यूएसए को इजाजत मिल गई है, पापुआ न्यू गिनिया जो कि कंट्री है ओशियाना कॉन्टिनेंट का, उनकी तरफ से इजाजत मिल गई है
कि अब ये वहां पे मिलिट्री बेसिस बनाएंगे और वहां बैठ के इंडो पैसिफिक ओशन में सारी ट्रेड को भी ऑब्जर्व करेंगे और साउथ चाइना सी के अंदर जो चाइना की प्रेजेंस है उसको भी ऑब्जर्व करेंगे। नेम पाकिस्तानी ऑफिसर हु इज ऑनर्ड बाय यूएस स्टेट डिपार्टमेंट एज एंटी ट्रैफिकिंग हीरो। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान में सरकारी सतह पर यौम सोग मनाया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा ये अफसोसनाक वाकया पेश है। काफी पाकिस्तानी नौजवान वफात पा चुके हैं यूनान के साहिल के ऊपर, जो कश्ती समंदर के अंदर डूब गई थी उस वजह से, और वो लोग जो है इलीगली पाकिस्तान से माइग्रेट करना चाहते थे यूरोप की तरफ। तो एंटी ट्रैफिकिंग एक हॉट इशू है आजकल दुनिया में, और एंटी ट्रैफिकिंग के लिए हालांकि पाकिस्तान को अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। भारत दुनिया अभी भी पाकिस्तान के काम को रिकॉग्नाइज कर रही है। इस सिलसिले में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एंटी ट्रैफिकिंग हीरो के नाम से अवार्ड दिए हैं। उन अवार्ड्स के अंदर एक पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर भी शामिल हैं, डीआईजी जहीर अहमद हैं। ये इससे पहले फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर भी डायरेक्टर रह चुके हैं एंटी ट्रैफिकिंग सेल के। इन्हें ये अवार्ड दिया गया है चूंकि इनकी खिदमात को सराहा गया है यूएसए की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल नरेंद्र मोदी ड्यू टू विजिट यूएसए। नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अब विजिट करने जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और ये विजिट होगा 22 जून को। इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले मोदी और जो बाइडेन के जो मुज़ाकरात हुए थे वो G7 की साइड लाइन मीटिंग में हुए थे। हिरोशिमा में जो G7 की मीटिंग हुई थी लास्ट मंथ मई के अंदर, 15 मई में हुई थी ये मीटिंग। और इस मीटिंग के अंदर जो क्वाड की मीटिंग थी वो भी यहीं पे हुई थी, क्योंकि क्वाड की पहले मीटिंग ऑस्ट्रेलिया में होनी थी लेकिन वो कैंसिल हो गई थी। फिर क्वाड के जो लीडर्स हैं वो सारे के सारे हिरोशिमा आ गए थे। वहां पे जो बाइडेन और मोदी के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे। तो अब 22 जून को मोदी जा रहे हैं विजिट करने के लिए यूएसए का। व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर इंडिया की क्या रैंकिंग है। 2023 में इंडिया 161 नंबर पे आया है और पाकिस्तान 150 नंबर पे आया है। When did अफ्रीकन मिशन विजिटेड यूक्रेन। आपको लास्ट मैंने वीडियोस में बताया था कि जो अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं साइरल रामाफोसा, वो एक वफ्द बना रहे हैं और वो वफ्द चाहता है कि वो जाके यूक्रेन में जाए और कीव में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुज़ाकरात करे, और मॉस्को में जाए और वहां जाके वो व्लादिमीर पुतिन से मुज़ाकरात करे, ताकि दोनों अतराफ से जो जंगी मामलात हैं उनको कूल डाउन किया जा सके। वजह क्या है? वजह यह है कि अफ्रीका एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है और वहाँ बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी पाई जाती है। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। ड्राउट एक बहुत बड़ी वजह है, क्लाइमेट चेंज भी एक वजह है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी एक वजह है। वहाँ पे छोटे छोटे आर्म्स ग्रुप्स हैं जो कि एक दूसरे से लड़ते रहते इक़्तिदार की वजह से, जिस वजह से भी वहाँ एग्रीकल्चर इतनी फ्लोरिश नहीं कर पाती। लिहाजा बहुत बड़ी तादाद के अंदर अनाज एक्सपोर्ट किया जाता था यूक्रेन की तरफ से अफ्रीका को। अब जब जंग लगी है तो जंग के बाद यूक्रेन की एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत बड़ा धचका लगा, जिसकी वजह से हमने देखा कि इंटरनेशनली ऑयल, कुकिंग ऑयल की प्राइसेस भी जंप कर गई थी, व्हीट की प्राइसेस भी जंप कर गई थी और बहुत सारे अनाज की प्राइसेस जंप कर गई थी। इस सिलसिले में साइरल रामाफोसा ने कोशिश की है कि 6 ममालिक का एक वफ्द बनाया जाए, जिसमें युगांडा है, ज़ाम्बिया है, सेनेगाल है, इजिप्ट है, ये सारे ममालिक हैं, और साउथ अफ्रीका है। अब ये गए हैं और उन्होंने जाके ज़ेलेंस्की से मुज़ाकरात किए और ज़ेलेंस्की ने वहां पे यही मौक़िफ़ अपनाया है। 17 जून को ये मुज़ाकरात हुए हैं। 5 कंट्री जिसके अंदर शामिल थे कि प्यूटन को अगर आप एग्री कर ले किसी तरीके से, हम ब्लैक सी के रास्ते ट्रेड करने के लिए तैयार हैं और हम तो ये चाहते हैं कि दुनिया को हमारी खुराक जाए और हम भी दुनिया से कुछ चीज़ें ले सकें, लेकिन मामला जो है वो प्यूटन की तरफ से ख़राब किया जा रहा है। व्हेन डिड इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम मीटिंग हेल्ड इन रशिया। रशिया ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग मुनक्किद की थी सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि बड़ा हिस्टोरिकल सिटी है। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के हवाले से इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, तो सेंट पीटर्सबर्ग की अहमियत को। तो वहाँ पे रशिया ने ये मीटिंग कंडक्ट करवाई थी जिसमें दुनिया भर के डेलीगेशंस इनवाइटेड थे, लेकिन वेस्टर्न जो सहाफ़ी हैं या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको वहाँ पे इनवाइट नहीं किया गया था। तो ये जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग है ये 16 जून को कंडक्ट हुई है। नेम द यूएस टॉप ऑफिशियल हु विजिटेड चाइना टुडे। चाइना और यूएसए के दरमियान बहुत सारे इश्यूज हैं। सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त डेमोक्रेसी या डिप्लोमेसी को लेके हालात खराब कर रहा है वो ताइवान है, क्योंकि ताइवान के में विजिट हुआ था नैन्सी पेलोसी का, जो कि स्पीकर रह चुकी हैं, और इसके साथ साथ जो केविन मैकार्थी हैं इनकी भी मुज़ाकरात हुई थी, जो ताइवान के प्रेसिडेंट है, जब ये विजिट पर गए थे यूएसए के, और वहाँ कैलिफोर्निया में इनके मुज़ाकरात हुए थे। फिर उसके बाद ताइवान का घेराव कर लिया था चाइना ने, और चाइना ने वहाँ जो है वो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाई थी। इसको काउंटर करने के लिए फिर यूएसए ने कनाडा के साथ यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइजेस की थी, और इस वजह से टेंशन बड़ी बढ़ रही थी। इसी टेंशन को रिलीज करने के लिए पहले सीआईए के डायरेक्टर भी लास्ट मंथ विजिट करके हैं चाइना का। एक तकरीबन 4 या 5 दिन पहले इंटरनेशनल एक अखबार ने रिपोर्ट किया है, अल जजीरा ने भी रिपोर्ट किया है, न्यूयॉर्क टाइम्स और थर्सडे टाइम्स ने भी रिपोर्ट
अपलोड किया था कि बिल गेट्स भी विजिट करके आए हैं। अब एक यूएसए के टॉप ऑफिशियल हैं, वो विजिट करके आए हैं। वो कौन है? ये कल ही विजिट हुआ है, और ये टुडे इसलिए लिखा हुआ क्योंकि कल वाली वीडियो में आवाज नहीं थी, तो ये भी क्वेश्चन है। एंथनी ब्लिंकन जो कि यूएस स्टेट सेक्रेटरी हैं, ये गए हैं और ये विजिट करके आए हैं। वहां पे चाइना में इनकी मुज़ाकरात हुए, तकरीबन 7.5 घंटे की मीटिंग हुई है फॉरेन मिनिस्टर के साथ। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ, गैंग किन है, उनके साथ ये मीटिंग हुई है, और इसमें उन्होंने डिप्लोमेसी को बढ़ाने के ऊपर जोर दिया है और दावत दी है कि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी वाशिंगटन विजिट करने के लिए आए, जिसको एक्सेप्ट कर लिया है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने, और डिप्लोमेसी को बढ़ाने के ऊपर जोर दिया गया। ताइवान का इशू भी डिस्कस हुआ, ट्रेड भी डिस्कस हुई, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी डिस्कस हुई, यूक्रेन वॉर भी डिस्कस हुई है, इंडो पैसिफिक क्वेश्चन भी डिस्कस हुआ है, अटलांटिक क्वेश्चन भी डिस्कस हुआ है। ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस की गई हैं। नेम सैचरन्स मून वेयर फास्फोरस फाउंड आना चाहिए था यहाँ पे। साइंस को भी आपने करंट अफेयर्स में तैयार करना होता है। सैचरन हमारे सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है, उसका एक मून है जिसमें फास्फोरस की इंडिकेशन पाई गई है। वो कौन सा मून है? उसको कहते हैं एनसीलाडस। When did मोहम्मद बिन सलमान विजिटेड फ्रांस? जो सऊदी क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने विजिट किया फ्रांस का, और वहां पे इनके मुज़ाकरात हुए हैं फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन के साथ 16 जून को। दो तरफा मामला डिस्कशन में आए हैं, और एमबीएस जो है वो इस वक्त विजन 2030 के तहत एक नया सिटी भी बनाना चाहते हैं, नियोम, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त सऊदी अरेबिया में चल रहे हैं। When did अफ्रीकन मिशन विजिटेड रशिया? तो जिस दिन विजिट इसने किया है यूक्रेन का, उससे वेरी नेक्स्ट डे, या 17 डेट गलत है, 18 जून को विजिट हुआ है। फिर प्यूटन के साथ मुज़ाकरात हुई, उसमें युगांडा, इजिप्ट और कांगो के ममालिक के लीडर्स नहीं गए। लीडर्स ने जाने से इनकार कर दिया, लेकिन अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा था, और इन्होंने जाके वहां रामाफोसा की क़यादत में मुज़ाकरात किए हैं, और वही चीज कही है कि हमने जो ग्रेन है उस तक रसाई दी जाए। प्यूटन ने यह कहा है कि इंटरनेशनल मंडी को कंट्रोल कर रहा है यूएसए, इस वजह से वहां पे दाम बढ़ रहे हैं, हमारा इसके अंदर कोई खास किरदार नहीं है। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोग आए हैं और चाहते हैं कि जंग खत्म हो, लेकिन हम अपने जो मफादात हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट, दुनिया में ड्राउट को, खुश्कसाली को और जंगलात के कटाव को कॉम्बैट करने के लिए इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कब मनाया जाता है? ये 17 जून को। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, तो 17 जून को ही कॉम्बैट मनाया जाता है, डे टू डेजर्टिफिकेशन। और आपके सामने ही है क्लाइमेट चेंज, इस वक्त पाकिस्तान इसका शिकार है, दुनिया शिकार है। इवन कल मैं एक अखबार में पढ़ रहा था कि यूके जो है वहां पे टेम्परेचर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वहां पे भी वाटर की शॉर्टेज है। लास्ट ईयर हमने ये देखा था कि जो स्पेन है, इसके साथ साथ इटली है और पुर्तगाल है, ये जो यूनान, ये जो 4-5 कंट्रीज थे यूरोप की, यहाँ शदीद शॉर्टेज हुई थी पानी की, दरियाओं में पानी खुश्क हो गया था, और वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 और उससे पहले के जमाने की चीजें भी नमूदार हो गई थी नीचे से, जब पानी की तह बैठी थी। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। तो इन सारी चीजों को निपटने के लिए हमें चाहिए कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ आएं, कार्बन एमिशन को कम से कम करें, हमारे यहाँ सोलर जो एनर्जी है उसकी तरफ जाए, विंड एनर्जी की तरफ जाए, वाटर एनर्जी की तरफ जाएं। अनफॉर्चुनेटली दुनिया जो है इसने टारगेट सेट किए हैं, जैसे इंडिया का टारगेट 2070 का है, यूएसए का 2050 का है, चाइना का 2060 का है कि वो कार्बन इमिशन को 0 पे लेके आएंगे। लेकिन पाकिस्तान जैसे कंट्री जो कार्बन इमिट कर ही नहीं रहे, लेकिन वो कार्बन इमिशन से सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऑन एंड ऑफ, जैसे इस साल आपने देखा वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंसेस आई हैं, मगरबी हवाएं आई हैं, उनकी वजह से मई में हमारे यहाँ शदीद जालाबारी रिकॉर्ड की गई थी। अभी भी आप देखते रहते हैं, इवेंट्स होते रहते हैं, साइक्लोन आया, ये सारी चीजें हैं। ये जो साइक्लोन विपर जो आया था, ये लॉन्गेस्ट साइक्लोन था बहरिया अरब की हिस्ट्री में, जो कि इतने दिन तक सस्टेन रहा, इतनी गस्टी विंड्स के साथ, और इतनी बारिशें इसने बरसाई, और इवन की राजस्थान तक जाके 150 मिलीमीटर की बारिशें बरसाता रहा। बदीन में, उमरकोट, नीचे द्वारका है, गुजरात की वो बंदरगाह है। तो ये कहाँ से चला और कहाँ तक गया? इतने लंबे पीरियड तक इसको सस्टेन करने के लिए एक हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, तब भी साइक्लोन डेवलप होता है। तो इसका मतलब ये है कि समंदर में इतना हाई टेम्परेचर तो चल रहा है कि साइक्लोन इतनी तेजी से और सीवियर कैटेगरीज के आ रहे हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज कुवैत पीएम? कुवैत के नए